गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको बोला था कि अपने मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा रेजिस्टेंस के बारे में। हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ लिया हमारे फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में, ठीक। ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया। जो हमारा थर्ड टॉपिक है, ठीक, वो है हमारा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस है क्या, ठीक। यहाँ देखिए हमने डेफिनेशन लिखी है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ करंट। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसका काम क्या होता है, करंट के फ्लो को रोकना, अपोज करना, ठीक। जैसे हम मान लेते हैं एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करते हैं, ठीक। वोल्ट V से डिनोट किया हमने, I करंट फ्लो कर रही है। सो रेजिस्टेंस क्या है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, इट्स कॉल्ड द रेजिस्टेंस। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट्स, इट्स कॉल्ड द रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस हमने ओम्स लॉ में भी पढ़ा था, ठीक। V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लॉ में जब हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा तो हमको पता क्या चला था वहाँ पे कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। अगर आप लोग खुद सोचो, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो ये रेजिस्टेंस टॉपिक आना ही नहीं चाहिए था, ठीक। इस रेजिस्टेंस टॉपिक आने का मतलब है कि रेजिस्टेंस वैरी करता है। ये रेजिस्टेंस क्या करता है, वैरी करता है। अगर रेजिस्टेंस वैरी करता है, अगर रेजिस्टेंस वैरी करता है तो आप लोग ये बताइए, रेजिस्टेंस वैरी करता है तो फॉर्मूला जो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था, V इक्वल टू आई इंटू आर, वो तो वैलिड किसके लिए, ओमिक कंडक्टर के लिए वैलिड है। अगर वो ओमिक कंडक्टर के लिए वैलिड है तो उसमें रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ रेजिस्टेंस वैरी कर रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस वैरी कर रहा है तो हम क्या करेंगे, देखिए रेजिस्टेंस वैरी कर रहा है ना। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, और ये कहता था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I, ठीक। तो जब ऐसी कंडीशन आएगी, जब पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा तो वहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा, वहाँ रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक। और ये एप्लीकेबल कब होगा, ओमिक कंडक्टर जब हो, ओमिक कंडक्टर, जिसे हम लोग मेटल कंडक्टर भी कह सकते हैं, मेटल कंडक्टर भी कह सकते हैं। ये ओम्स लॉ की बात थी, ठीक। तो बस याद रखिए ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो इस चीज़ को मेरा बताने का मतलब क्या था, इस चीज़ को बताने का मतलब ये था कि रेजिस्टेंस जो हम ये पढ़ रहे हैं ये किसी भी तरह से ओम्स लॉ से रिलेटेड नहीं है, इसकी अपनी अलग ही आइडेंटिटी है, ठीक। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये वेरी करेगा, ठीक। और ये एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। तो ये मत सोचना कि रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के डेरिवेशन से आया, ठीक। रेजिस्टेंस को देने वाला डेफिनेशन हमने जो पढ़ रहे हैं ये ओम्स लॉ ने दिया, ठीक, जस्ट सिमंस ओम्स ने दिया, नहीं ऐसा नहीं है। उनने जिस रेजिस्टेंस की हमने बात की डेरिवेशन में कांस्टेंट रेजिस्टेंस था, और ये जो रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक। तो ये चीज़ है बात। अब देखिए थोड़ा ओम्स लॉ को तो हम डिटेल में समझते हैं। डिटेल का मेरा कहने का मतलब था, मैं तो अभी नॉर्मली कंडक्टर बना दिया, ठीक। इसको हमने वोल्ट से बैटरी से कनेक्ट करके हमने ये देखा कि वाह रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या आती है। तो हमने नॉर्मली लिख दिया द रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, ठीक। अगर इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझें, अब मैं आपको पूरी डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि कंडक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें हमारा करंट भी यूज़ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी यूज़ होगा, रेजिस्टेंस भी यूज़ होगा, ठीक। और आपको एक दो चीज़ें मैं नई चीज़ें भी बताऊँगा। अब देखिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देखो ये कंडक्टर है, ठीक, दिस इज अ कंडक्टर। इस कंडक्टर में हमने जब इस कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया, ठीक, करंट फ्लो होना स्टार्ट की। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब करंट फ्लो होना स्टार्ट की, इस कंडक्टर के अंदर, क्योंकि ये ओमिक कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन मोशन में है। उनका मोशन हमको नहीं पता, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। तो हमने मान लिया कि इनका डायरेक्शन स्टार्टिंग में
अलग अलग तरह जगह जिगजैग मोशन में और ऑल डायरेक्शन में एक तरह से बोल सकते हैं कि मूव कर रहा है। जब ये तब का है जब वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट नहीं था। ठीक, तो हमने बोला ये मोशन में था, तो ये मोशन में कब हुआ? इट कॉजेज ड्यू टू दी थर्मल एनर्जी। ये क्यों मोशन में आते हैं? क्योंकि इसमें थर्मल एनर्जी लगती है। जब इसको पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया गया, उसमें करंट फ्लो होने लगी, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे, तो उसका मतलब क्यों करने लगे? क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस लगा है एक सर्किट में, ठीक, दोनों एंड से, तो जब इसने फोर्स अप्लाई की और करंट फ्लो होने लगा, तो करंट का डायरेक्शन ये था, है ना, लेफ़्ट टू राइट। करंट का डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट था, तो इन सब पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई। क्या अप्लाई हुई इस कंडक्टर पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई होती है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन था, ठीक है, वो किधर हुआ? वो लगा राइट टू लेफ्ट। और इस पे जो फोर्स लगी इलेक्ट्रॉन्स पे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई इस ओमिक कंडक्टर में, तो इन इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगी, उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहा है। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी इलेक्ट्रॉन में, वो राइट टू लेफ्ट लगी। तो जब इस पर फोर्स लगी तो हमको लगा कि इलेक्ट्रॉन्स सारे यूनिफॉर्म डायरेक्शन में एकदम स्ट्रेट मूव कर रहे होंगे, मतलब ऐसे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? समझो, इस ओमिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कुछ है। क्या है? आयंस हैं, एटम हैं एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, जब ये इलेक्ट्रॉन इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई की या इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई की, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे। लेकिन ये स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब ये मूव करते हैं ना, राइट टू लेफ्ट ऐसे जा रहे हैं, आप देख रहे हो, ये आयन से या एटम से अदर इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होते हैं, कोलिजन होता है। तो जब कोलिजन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए कुछ इस तरह मूव करते हैं। हमने मान लिया, हम एक इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, ये कुछ इस तरह मूव करते हैं। ठीक, थोड़ा सा जिग जैग मोशन जिसे हम बोलते हैं, तो ये इस तरह से मूव करते हैं। हमने अभी एक इलेक्ट्रॉन्स की बात की है। ठीक, तो एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे, टाइम फिक्स्ड, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन एक डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, ठीक, ध्यान सुनिएगा, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन एक डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, तो उसमें जो मोशन आता है, उस मोशन को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझिएगा क्या कहा मैंने? जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट होते हैं, तो उनका कोलिजन आयंस, एटम या अदर इलेक्ट्रॉन से होता है जो इस ओमिक कंडक्टर में प्रेजेंट हैं, और वो कोलिजन होने के वजह से सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स टाइम इंटरवल में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। और कुछ डिस्टेंस जब वो ट्रेवल करते हैं तो उन सब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो क्या होता है? सेम होता है। कैसा होता है? जिग जैग मोशन होता है। तो वो जो एक फिक्स टाइम पे डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं सारे इलेक्ट्रॉन, उसी मोशन को एक नाम दिया गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये वी से डिनोट होती है। किससे डिनोट होती है? वी से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, ये बात हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। और जो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आपको बता ही दिया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब देखिए क्या होता है। इट इज़ दी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर विच you can say that which can make the free electrons to move in a particular direction। ठीक, एक तरह से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ये बोल सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है आयंस, एटम और अदर इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक, तो वो उस टाइम जो मोशन एक्वायर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इसमें दो कंडीशन ये याद रखिएगा। जब एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही होगी, ठीक, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, वो होता है 10⁶ मीटर पर सेकेंड। कितने क्या होगा? 10⁶ मीटर पर सेकेंड से। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई नहीं हो रही होगी, ठीक, मान लो वैक्यूम ट्यूब्स हो गया, ठीक, सेमीकंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, तो ये जो मूव करेगा वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक, कितना डिफरेंस है, ठीक, इलेक्ट्रॉन के मोशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा।
ठीक। अब इसी में देखो, अब रेजिस्टेंस समझो, रेजिस्टेंस क्या समझो, अब इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहे हैं, ठीक, कोलिजन होने के बाद इनकी स्पीड सबकी कांस्टेंट हो गई है, मतलब एक सेम स्पीड हो गई है, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, और करंट इधर से फ्लो कर रहा है। अब ये करंट इधर फ्लो कर रहा है, ये कोलिजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको रोक रहा है, तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक, करंट को रोकने का, अपोज करने का, इसी ऑब्स्ट्रक्शंस को बोला गया है रेजिस्टेंस। क्या बोला गया है? रेजिस्टेंस। तो इसी के लिए ये डेफिनेशन लिखी है, रेजिस्टेंस क्या है? विच ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ करंट, ठीक, विच ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो यही बेटा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यही करंट के फ्लो को क्या कहती है? अपोज करती है, रोकती है, ठीक, उसी अपोजिशन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक। तो ये था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए हम आते हैं रेजिस्टेंस को और आगे बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की। हम बात करते हैं इससे, तो अब ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं रेजिस्टेंस के जिस पे ये डिपेंड करते हैं, ठीक। वो फैक्टर्स के बारे में पढ़ने जाएंगे। जैसे 5 फैक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर होता है, ठीक है, लेंथ होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस होता है, ठीक, मटेरियल होता है। ये 4 जो फैक्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए हम अपना आगे पढ़ने जाते हैं फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक। मैं आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम रेजिस्टेंस के फैक्टर के ऊपर। फैक्टर के ऊपर अगर हम आते हैं, देखिए फैक्टर जिनके मैंने 4 नाम लिए हैं, ये 4 नाम जो मैंने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, पूछता है कि कैसे लेंथ पे डिपेंड है, ठीक, कैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, तो ये सारी चीज़ें देखिए हम समझते हैं कैसे होगा। आते हैं फैक्टर्स पे। देखिए फैक्टर्स, पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर। सेकेंड, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी लेंथ। लेंथ किसकी? कंडक्टर की, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। थर्ड, रेजिस्टेंस, ठीक, अगर रेजिस्टेंस एरिया क्रॉस सेक्शन के क्या होगा? इन्वर्सली कि डायरेक्टली? आपको क्या लगता है? तो अगर मैंने कंडक्टर बनाया तो इस कंडक्टर को देखिए और थोड़ा गैस करने की कोशिश करिए। ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये है लेंथ, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए से डिनोट करते हैं। एंड लास्ट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मटेरियल। अब देखो टेम्परेचर में क्या है, जब भी रेजिस्टेंस, हम टेम्परेचर का मतलब है, हमने जब ओमिक कंडक्टर के बारे में पढ़ा था ओम्स लॉ में, मैंने बोला था कि मेटल कंडक्टर होगा। मेटल कंडक्टर मतलब जिसमें मेटल हो, और मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। हीट का मतलब है वो मेटल, वो वायर, चाहे कॉपर का बनाओ, नाइक्रोम का बनाओ, ठीक, वो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा? उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। कैसे हाई होगा? एक चीज़ याद रखना, रेजिस्टेंस में जो सबसे अच्छे, बात हम सारे मेटल्स की करते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा जो मेटल्स होता है वो होता है एक नाइक्रोम। नाइक्रोम में रेजिस्टेंस पावर 60 टाइम्स होती है किसी भी अदर मेटल से, ठीक। और इसके बाद सेकेंड आता है कॉपर, ठीक। तो नाइक्रोम सबसे अच्छा एक वायर होता है, या एक तरह से आप बोल सकते हो वो वायर है जिसकी हाई रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। तो नाइक्रोम के नाम याद रखने से एग्जांपल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में कि टेल मी द नेम ऑफ दैट मेटल विच इज़ वेरी हैव हाई रेजिस्टेंस पावर, ठीक, दैट वाज द नाइक्रोम। तो टेम्परेचर यही बता रहा है कि जब भी किसी मेटल की बात की जाएगी ना, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, उसकी रेजिस्टिव पावर या रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा है, तो याद रखना उसमें टेम्परेचर भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। अगर वो वायर एक सर्किट से कनेक्ट है, ठीक, और उस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जा रहा है, तो अगर उस रेजिस्टर्स पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस पावर क्या होगी? बहुत हाई होगी। तो टेम्परेचर की इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है। लेंथ और एरिया मैं आपको एक ही फॉर्म में बता दूंगा एग्जाम्पल में, ठीक। देखिए क्या है, मान लेते हैं हम एक थिक वायर है, अभी हम थिक वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है, थिक ले लेते हैं। अब इस थिक वायर में देख रहे हैं हम, ये मोटा है, ठीक। मोटा होने का मतलब है यहाँ पे एरिया बहुत ज़्यादा है, एरिया बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या बहुत ईजिली फ्लो करेंगे, है ना, करंट भी बहुत ईजिली फ्लो करेगी। तो जब इसको पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया गया, पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया गया और करंट फ्लो होना स्टार्ट हुई, तो करंट को बहुत जगह मिल रही फ्लो करने की। तो करंट पता बहुत स्पेस में मूव करेगी, बहुत फ्रीली मूव करेगी, तो करंट बहुत ज़्यादा मूव करेगी और अच्छी स्पीड में मूव करेगी, ठीक। तो होगा क्या? ओम्स लॉ के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो रेजिस्टेंस, या आप ओम्स लॉ बोल दो या अभी रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से भी देखो,
तो हमको करंट क्या मिलेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन मिल रहा है रेजिस्टेंस के। इसका मतलब यहाँ करंट बहुत ईजिली फ्लो कर रही है, तो करंट बहुत स्पीड में मूव कर रही है, बहुत ईजिली फ्लो कर रही है, तो रेजिस्टेंस इस वायर की क्या होगी, बहुत कम होगी, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, लो होगी। ठीक, रेजिस्टेंस क्या होगी, लो होगी। ठीक, पहली बात तो ये थिक वायर के लिए रेजिस्टेंस लो होगी, तो एरिया क्या है इसका, एरिया बहुत ज़्यादा है क्योंकि थिक वायर है। एरिया ज़्यादा होगा थिक वायर का, तो लेंथ क्या होगी, लेंथ कम होगी, लेस होगी। ठीक, करंट क्या होगी, करंट ज़्यादा होगी। तो ये थिक वायर का, तो जब भी थिक वायर की बात आएगी तो याद रखना लेंथ छोटी होगी, कम होगी। ठीक, एरिया ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम होगी। थिन वायर की बात करें, थिन वायर की बात करते हैं तो मतलब क्या है कि कंडक्टर क्या है, उसका शेप इंक्रीज कर देते हैं हम। कोई थिन वायर की बात कर रहे हैं तो लेंथ तो ज़्यादा होगी थिन वायर में, लेकिन ये भी तो आप देखो एरिया कितना कम हो गया है ना। और जब एरिया कम हो गया है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कनेक्ट करेंगे तो अब करंट को यहाँ प्रॉब्लम होगी फ्लो होने में, क्योंकि उसको स्पेस कम मिल रही है, तो करंट बहुत स्लोली मूव करेगी। ठीक, और क्योंकि कोलिजन में इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हो जाएगा, कोई स्पेस कम है, यहाँ क्या थी स्पेस ज़्यादा थी तो करंट बहुत इजीली फ्लो कर रही थी, तो कोलिजन हो रहा था लेकिन उतना कोलिजन नहीं हो पाया, तो करंट बहुत स्पीड में मूव कर रही थी थिक वायर में। यहाँ स्पेस कम हो गई है, स्पेस क्या होगी, कम हो गई है, तो करंट को फ्लो करने के लिए स्पेस बहुत कम मिल रही है, तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कोलिजन होगा करंट के साथ, तो ज़्यादा कोलिजन होगा तो वो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो यहाँ करंट की स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, लेस। और एरिया क्या है, वो भी कम हो गया, लेंथ क्या है, वो इंक्रीज़ हो गई, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये थिक और थिन वायर है, मैंने लेंथ और आपका एरिया क्रॉस सेक्शन मैंने दोनों बता दिया है। ठीक, ये याद रखिएगा, थिक और थिन वायर में दोनों कवर हो गए। मटेरियल की बात की जाए, मटेरियल की मैंने अभी बात कर दी। मटेरियल का मतलब यही था, रेजिस्टेंस ऑलवेज डिपेंड ऑन दी मेटल कंडक्टर। ठीक, ये रेजिस्टेंस हर मेटल का अलग रहता है, हर एलिमेंट्स का अलग रहेगा। तो मेटल में जितने भी कॉपर, निकल, हम जितने की सबकी बात कर ले, सबके रेजिस्टेंस पावर अलग होती है। सबसे अच्छा कौन होता है, नाइक्रोम वायर होता है। ठीक, तो ये मटेरियल पे बहुत डिपेंड होता है, मटेरियल मीडियम पे बहुत डिपेंड करता है। ठीक, तो मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 फैक्टर थे रेजिस्टेंस के। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट किया गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जिससे कहा जाता है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बोर्ड में डेरिवेशन आता है। ठीक, तो हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं और वो डेरिवेशन बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 3 रेजिस्टेंस का डेरिवेशन बताऊंगा। ठीक, आप लोग 2 का, 4 का, 5 का, जितने का भी आप करना चाहो आप करना, लेकिन मैं 3 का बताता हूँ। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम जो सबसे पहले करने जाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम पहले करने जाएंगे सीरीज़ का। ठीक, सीरीज़ का करने जाते हैं, देखते हैं, चलो हम कनेक्ट करते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया, 3 रेजिस्टेंस लेते हैं हम, आई करंट फ्लो हो रही है, ये मान लिया R1 रेजिस्टेंस, ये मान लिया R2 एंड दिस इज R3। एक सर्किट लिया है, बैट वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किया हमने। ठीक, 3 रेजिस्टेंस ले लिए। ठीक, 3 रेजिस्टेंस पे हम लोग ले रहे हैं। अब ओम्स लॉ क्या कहता था? ठीक, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R, है ना। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन मान लेना। तो अब ये हमारा ओम्स लॉ है। ठीक, अब इस देखो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए अप्लाई करते हैं।
करने से पहले एक चीज़ जान लेना, सीरीज़ में जो याद अगर आपको रखना है, कभी कन्फ्यूजन ना हो आपको डेरिवेशन में, सीरीज़ और पैरेलल में, सीरीज़ में हमेशा याद रखना करंट कांस्टेंट होता है। करंट क्या रहता है? कांस्टेंट। अगर करंट कांस्टेंट होता है इसका मतलब रेजिस्टेंस R1, R2, R3 तीनों पर करंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। करंट कांस्टेंट रहेगा तो इसमें क्या वेरी करेगा? इसमें वेरी करेगा R1 के लिए मान लेना पोटेंशियल डिफरेंस V1, ठीक, और R2 के लिए मान लेना रेजिस्टेंस V2, और R3 रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मान लेना V3, ठीक। अब एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए निकालो ओम्स लॉ की हेल्प से। फॉर रेजिस्टेंस R1 के लिए निकालते हो तो V R1 के लिए कितना है? V1, I कांस्टेंट होता है, R1 है। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली इसी तरह फॉर रेजिस्टेंस R2 के लिए निकाल लीजिए। तो वो कितना आएगा? V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। सिमिलरली फॉर रेजिस्टेंस R3 के लिए निकाल लीजिए। फॉर रेजिस्टेंस R3 क्या आ जाएगा? V3 इज इक्वल टू I इंटू R3, फोर्थ इक्वेशन। अब आप देख रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस तो वेरी कर रहा था ना, हर रेजिस्टेंस के लिए अलग था ना। इसका मतलब है ये पोटेंशियल डिफरेंस तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ, V1, V2, V3। अगर हम तीनों पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? उसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं रिजल्टेंट वोल्टेज यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं तो V इज इक्वल टू कितना दिया है? I इंटू R। V1 कितना दिया सेकेंड इक्वेशन में? I इंटू R1। V2 कितना दिया है? I इंटू R2। V3 कितना दिया है? I इंटू R3। इन तीनों में क्या कौन सेम है? I, तो I कॉमन ले लो आप। तो क्या आया अंदर? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक, ये आया कॉमन। ये आई कैंसिल हुआ, ठीक। एक सेकंड बस मार्कर चेंज कर लेना। हाँ, आई कैंसिल हुआ तो R इज इक्वल टू कितना आया? R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंस आप लेने चाहो। तो ये जो तीन रेजिस्टेंस का हमको फॉर्मूला मिला सीरीज़ का, वो क्या मिला? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सीरीज़। ये सीरीज रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला आया, ठीक। तो ऐसे आपका डेरिवेशन सॉरी तीन रेजिस्टेंस का होगा। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसमें हम लोग। जैसे मान लेते हैं आपको ऐसे दे देगा कि एक कंडक्टर में तीन रेजिस्टर्स कनेक्ट हैं, ठीक, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, ठीक। बोला आपसे कि रिजल्टेंट निकालिए रेजिस्टेंस का, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा? सीरीज आपको दिख रहा है, सीरीज का मतलब है एक लाइन में, ठीक, लीनियर में, यूनिफॉर्म में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो R इज इक्वल टू 3 है तो हम लोग 3 लिखेंगे रेजिस्टेंस, R1, R2, R3। इसको ऐसा मान लिया करो, ये R1 है, ये R2 है, या ये R3 है, या आपको इसको R1 माना तो इसको R1 मान लेना, इसको R2 मान लेना, इसको R3 मान लेना, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। तो R1 कितना है? 2, R2 कितना है? 3, R3 कितना है? 5। तो सीरीज रेजिस्टेंस का क्या आया? 3 2 5, 5 प्लस 5 10 ओम का सिंबल। तो दिस इज द योर आंसर, ठीक। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 10 ओम। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मार्कर दोबारा डाल दें। चलिए, ये थी बात थी हमने जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हुआ, ठीक। अब इसी तरह सीरीज की तरह हम पैरेलल वाला समझ लेते हैं। देखिए उसका डेरिवेशन कैसे होगा। पैरेलल वाला का देखिए डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेरिवेशन सीरीज पैरेलल के बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, आपको प्रैक्टिकल में भी कराया भी जाएगा।
तो बहुत इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैंने इसलिए 3 का बताया कि बोर्ड एग्जाम में 3 रेजिस्टेंस वाले डेरिवेशंस ज़्यादा पूछता है। ठीक, अगर थोड़ा इजी आना हुआ तो 2 रेजिस्टेंस वाला पूछता है, वरना मैक्सिमम तो 3 रेजिस्टेंस वाला ही आता है हमेशा एग्जाम में। ठीक, 4 वाला बहुत रेयर केसेस पे आता है। चलिए हम बात करते हैं, हमारा सेकेंड डेरिवेशन वो है पैरेलल। देखिए पैरेलल में कैसे होगा, पहले हम बना लेते हैं अपना सर्किट। पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस। इसको पोटेंशियल डिफरेंस से हम कनेक्ट करते हैं। ये करंट फ्लो हो रही है R1, R2, R3। ठीक, ये है हमारा सर्किट बन गया। पैरेलल का मतलब होता है एक के नीचे एक। ठीक, पैरेलल में क्या, सीरीज में करंट कांस्टेंट ही। पैरेलल में क्या कांस्टेंट होगा, इसमें होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट V। अब V कांस्टेंट है तो वेरी कौन कर रहा है, I वेरी कर रहा है। तो R1 रेजिस्टेंस के लिए कितना होगा I1। R2 रेजिस्टेंस के लिए करंट कितना होगा I2। R3 के लिए करंट कितना होगा I3। ठीक, सेम वैसे डेरिवेशन करना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। हम जानते हैं V इक्वल टू I इंटू आर। ठीक, V इक्वल टू I इंटू आर। कॉन्स्टेंट क्या है, V है, तो V कॉन्स्टेंट है, वेरी कौन कर रहा है I, तो फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन आर, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली उसी ओम्स लॉ की हेल्प से सारे तीनों रेजिस्टेंस का हम निकाल लेते हैं। फॉर रेजिस्टेंस R1, फॉर रेजिस्टेंस R1 के लिए क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, ये सेकेंड इक्वेशन। फॉर रेजिस्टेंस R2, फॉर रेजिस्टेंस R2 के लिए क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, थर्ड इक्वेशन। फॉर रेजिस्टेंस R3, तो फॉर रेजिस्टेंस R3 के लिए क्या हो जाएगा, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। ठीक, तो उसके बाद हमने क्या किया था, रिजल्टेंट निकाला था। रिजल्टेंट यहाँ किसका निकालेंगे, वेरी कौन कर रहा है, करंट वेरी करने का मतलब I कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, I1, I2, I3। इन तीनों को अगर आप जोड़ते हो तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट ऑफ करंट मिलेगा। तो रिजल्टेंट कितना आया, रिजल्टेंट करंट का I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I कितना है, फर्स्ट इक्वेशन पे जाइए, V अपॉन R। I1 कितना है, सेकेंड इक्वेशन पे जाइए, V अपॉन R1। I2 कितना है, V अपॉन R2। I3 कितना है, V अपॉन R3। V कॉमन है, कॉमन ले लो आप। V अपॉन R इज इक्वल टू V बाहर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये भी कैंसिल, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला आपको क्या मिला, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। 3 से ज़्यादा होंगे तो प्लस 1 अपॉन R4 कर देना, 3 से कम होंगे तो 2 होंगे, या 1 होगा तो 1 अपॉन R1, या 2 होंगे तो 1 प्लस R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन। अगर इस पर एक न्यूमेरिकल देखें हम, मान लेते हैं ऐसे ही आपको दे दिया, यही मान लेते हैं, ये 3 सर्किट दिया है। मान लो R1 की वैल्यू आपको दे दी है 5 ओम, ठीक, R2 की भी वैल्यू आपको दे दी 5 ओम, R3 की वैल्यू आपको दे दी 5 ओम। अब बोला गया कि इसका रिजल्टेंट निकालो, ठीक, रेजिस्टेंस का। तो कैसे निकालोगे, आपको तो पता है ये पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक, सिंपली आप फॉर्मूला रख दो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक, तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R1 R2 R3 क्या 5 है, 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5। एलसीएम क्या आएगा 5। ठीक, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हुआ 3 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो R कितना आ जाएगा 5 अपॉन 3 ओम।
दिस वॉज द योर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन अ पैरेलल। मैंने तो 5 ले लिया, आपको तो न्यूमेरिकल में कुछ भी दे सकता है वैल्यू। जब भी पैरेलल में आपको कनेक्शन दिखे तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो आई होप जो आज मैंने टॉपिक पढ़ाया रेजिस्टेंस का, इसमें मैंने पूरा रेजिस्टेंस कवर किया है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक, रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है ओम्स लॉ पे। तो ये मत सोचना कि ओम्स लॉ का हमने डेरिवेशन किया, ओम्स लॉ पढ़ा, उससे रेजिस्टेंस आया। ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस कांस्टेंट था, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ वेरी करता है, ठीक। तो रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से नहीं आया है, ठीक। ये चीज़ याद रखना, रेजिस्टेंस के फैक्टर बहुत याद रखना ध्यान से, ठीक। एरिया क्रॉस सेक्शन लेंथ वाला पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और प्लस ये डेरिवेशन रेजिस्टेंस के सीरीज ऑफ पैरेलल वाले, इन पे न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा रहेगा इसके बाद रहेगा रेजिस्टिविटी पे, ठीक। उसके लिए आप वेट करिएगा। ओके, आज के लिए थैंक यू।